हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एल आर सोलंकी। वेलकम टू मिशन आई नर्सिंग क्लासेज। आज अपन मिशन नॉर्सेट टेस्ट सीरीज 2 की तरफ डिस्कस करेंगे। 1 का डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो फर्स्ट नहीं देखा वो उसको जरूर देखें। साथ ही अपन मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम भी जो हमारे टेस्ट सीरीज चले उसके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम आए, क्योंकि अपन उन्हीं क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल लिमिटेड टाइम शॉर्ट वीडियो रहेगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा मिशन है नर्सिंग क्लासेज की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गए हैं। कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी अपन टाइम वेस्ट नहीं करके अपने टॉपिक की तरफ डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मार्कर एरिया इन इमेज। देखो दोस्तों, ये इमेज दे रखी है। इस इमेज में ही आइडेंटिफाई किया हुआ है, मतलब मार्क कर रखा है। ये कौन सा एरिया है? ऑप्शन ए फीमोरल, ऑप्शन बी रेडियल, ऑप्शन बी पोपेटियल और ऑप्शन डी कुबोइटल फोसा। तो दोस्तों, जो ये एरिया है, ये एरिया कौन सा है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी कुबोइटल फोसा। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुबोइटल फोसा क्या होता है? जो कुबोइटल फोसा होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? एल्बो पिट। कुबोइटल फोसा का दूसरा नाम क्या होता है? एल्बो पिट। इसके अलावा कुबोइटल फोसा क्या है? ये एक ट्राइंगुलर एरिया है। ये क्या है? ट्राइंगुलर। यहाँ पे एक ट्राइंगुलर होता है, ये एरिया है। इसके अलावा ये ट्रांजिशन का मतलब किसके बीच का पार्ट है? तो आगे ये क्या है? इस पोर्शन को बोलते हैं फोरम आर्म और इस पोर्शन को बोलते हैं एनाटॉमिकल आर्म। तो जो आपका कुबोइटल फोसा है वो एनाटॉमिकल एरिया एंड फोरम आर्म के बीच का ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग द एब्डोमेन, द नर्स नाउ द बेस्ट सीक्वेंस टू द परफॉर्म द असेसमेंट इज। जो नर्सिंग ऑफिसर या नर्स है फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, किसका करना है? एब्डोमेन। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक से हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। केयरफुली रीड करने का मेन पर्पज क्या है कि यहाँ पे एक तो एब्डोमेन के लिए पूछा जाता है, एक जनरल व्यू। जनरल व्यू का मतलब रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, तो एब्डोमेन का आस्क क्या हुआ है? तो एब्डोमेन के लिए कौन सा सीक्वेंस रहेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और एब्डोमेन में पल्पेशन को हमेशा सबसे लास्ट में किया जाता है। सबसे पहले किया जाता है इंस्पेक्शन, उसके बाद में ऑस्कुलेशन, उसके बाद में परकशन और उसके बाद में पल्पेशन। याद करने के लिए आप सिंपली अपने अपने तरीके बना सकते हो, लेकिन मैंने तो सिंपली बना रखा है कि आई ए। ठीक है, आई ए पे और इस जो पल्पेशन लास्ट में है उसको रखा है आई ए पे। आई फॉर इंस्पेक्शन, ए फॉर ऑस्कुलेशन, पी फॉर परकशन और लास्ट में कौन सा रहेगा? पल्पेशन। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट के लिए कैसा है इसका रेशनल देखिए। द नर्स शुड इंस्पेक्ट फर्स्ट। सबसे पहले इंस्पेक्शन करना है, इसके बाद में सबसे लास्ट में क्या करना है? इसके बाद में ऑस्कुलेशन करना है और सबसे लास्ट में करना है या फाइनली करना है पल्पेशन। अगर पल्पेट पहले करेगा तो क्या करेगा कि अनरिलायबल रहेगा, क्योंकि बोल साउंड की वजह से अनरिलायबल रहेगा। इसके अलावा जो आंसर बी सी आर अनकरेक्ट। और अपन बात करते हैं कि दोनों फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसका क्रम, एग्जैक्ट क्रम कौन सा है? तो एब्डोमिनल के लिए अलग रहेगा और नॉर्मल में रेस्ट ऑफ बॉडी सिस्टम के लिए अलग रहेगा। अगर अपन बात करें एब्डोमेन के लिए रहेगा इंस्पेक्शन, ऑस्कुलेशन, परकशन, पल्पेशन। और अगर नॉर्मल रेस्ट ऑफ बॉडी सिस्टम की बात करें तो इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और ऑस्कुलेशन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, आपके नोटबुक में उतार दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विथ मास्टेक्टोमी विच वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मास्टेक्टोमी हो रखी है और उसके लिए कौन सी कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी? तो ऑप्शन ए, टेकिंग द ब्लड प्रेशर इन द साइड ऑफ मास्टेक्टोमी। हमेशा एक बात आपको ध्यान में रखना है कि मास्टेक्टोमी जब होती है, ठीक है, मास्टेक्टोमी की कंडीशन में जिस साइड की मास्टेक्टोमी हो रखी है उस साइड की आर्म से आपको ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। इसके अलावा आईवी लाइन भी नहीं लगानी है। इसके अलावा जो आपकी जो अफेक्टेड साइड है, जो जिस तरफ मास्टेक्टोमी हो रखी है
उसमें कोई वेन्यू पंचर भी नहीं करना है, आईवी लाइन भी नहीं लगानी है, कोई कैनुला भी नहीं लगाना है और ब्लड प्रेशर भी नहीं लेना है। तो इस कंडीशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। राइट आंसर क्या है, ए। इसके अलावा हम बात करते हैं एलिवेटिंग द आर्म ऑफ द साइड ऑफ द मास्टेक्टोमी, कि मास्टेक्टोमी के केस में जो आपके आर्म को एलिवेट करता है उसका पर्पज सिंपल सा है कि एडिमा को रिड्यूस करना। इसके अलावा अनएफेक्टेड साइड, जिस साइड की मास्टेक्टोमी हो रखी है उसके ऑपोजिट मीन्स अनएफेक्टेड साइड, इसके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन रहती है। इसके अलावा परफॉर्म, ठीक है। तो आप रेशनल देखिए, रेशनल में वही लाइन जो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर हर स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पुराने टाइम पे टेस्ट सीरीज चलाई थी कंबाइंड एम्स में भी, उस टाइम भी मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, क्योंकि मैं डायरेक्टली कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं लाता हूँ। हर क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में यूनिक रहता है, तो आपको वीडियो के एंड तक देखना है और इसको नोट डाउन जरूर करना। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज 34 डेज एंड LMP इज अप्रैल 10 अप्रैल, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली ड्यू डेट। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ईडीटी निकालना है। ईडीटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बिल्कुल सिंपल ही है कि ईडीटी के लिए फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रूल है, नेगले रूल, ठीक है। नेगले रूल्स के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि 9 मंथ प्लस 7 डेज, 9 मंथ प्लस 7 डेज। लेकिन वो कौन सी कंडीशन में है, जब आपका जब एक फीमेल या प्रेग्नेंट लेडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रेगुलर पीरियड में है, मीन्स 28 डेज के अंदर आता है। लेकिन अगर 28 डेज के अंदर अगर से कम या ज़्यादा टाइम में आता है, तो कम में आएगा तो डे को माइनस करना, और ज़्यादा में आए तो दिन को क्या करना है, आपको ऐड करना है। सपोज मैं अगर बात करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, लेकिन आपको रेशनल को जरूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 9 मंथ प्लस 7 डेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेगुलर फॉर्मूला। लेकिन अगर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, ठीक है, इरेगुलर है, मैंने लिख दिया रेगुलर, लेकिन यहाँ पे इरेगुलर आता। इरेगुलर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस कंडीशन में कुछ डे ऐड हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। जस्ट लाइक इस क्वेश्चन में आप देखिए, LMP कितना है, 10 अप्रैल, तो EDT कितना होगा इसका, 28 डेज के अकॉर्डिंग 9 अप्रैल प्लस 7 डेज प्लस 9 अप्रैल प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 जनवरी। बट अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का आ रहा है, 34 डेज का, तो एक्स्ट्रा कितना डेज है, तो 34 माइनस 28 बराबर 6 डेज। ये राइट आंसर क्या होगा, 23 जनवरी। इसके रिलेवेंट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या करके आ जाओ, डायरेक्टली बच्चे आंसर करके आ जाते हैं सी 17 जनवरी। क्यों, लेकिन इसका आंसर 17 जनवरी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है, CDS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये पहले पोस्ट नहीं थी, लेकिन भारत सरकार में पहली बार CDS की एक पोस्ट नियुक्त की। CDS का काम रहेगा कि जो तीनों सेना है, थल सेना, वायु सेना, ठीक है, और जल सेना, तीनों सेनाओं के ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा, CDS रहेगा। जो अभी जो CDS की सबसे पहले CDS किसको बनाया, या पहला CDS कौन है भारत का, वो रहेगा विपिन रावत, ठीक है। कौन रहेगा, VK सिंह, विपिन रावत नहीं, VK सिंह। तो सबसे पहले कौन सा है CDS है, VK सिंह। तो देखो, जो सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि आइडेंटिफाई पोजीशन बिलो द इमेज। इस क्वेश्चन में एक पोजीशन दे रखी है, इस पोजीशन कौन सी पोजीशन है। देखो दोस्तों, ये पोजीशन क्या है, इस पोजीशन में फेस क्या है, डाउन है। तो जब फेस डाउन रहता है और पूरा बॉडी एक्सटेंड रहता है, उस कंडीशन की जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन को कहते हैं प्रोन पोजीशन। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर बी, प्रोन पोजीशन। अब प्रोन पोजीशन कब यूज होती है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रोन पोजीशन सबसे पहले तो क्या होता है कि फेस डाउन रहता है और कंप्लीटली एक्सटेंड रहता है। इसके अलावा कॉमनली यूज जो स्पाइनल इंजरी के टाइम में हेड, नेक और जो स्पाइन होता है, इसको असेस करने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा आपका बॉडी के जो रेट्रोपेरिनल ऑर्गन है, ठीक है, और आपकी यूरिनरी ट्रैक है, उसके असेस के लिए भी प्रोन पोजीशन का यूज किया जाता है। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, एंथलेस टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखो क्या क्वेश्चन देखिए, ए न्यू नर्स इज प्लानिंग टू चेंज ए सेंट्रल एंड ड्रेसिंग, एन एक्सपीरियंस्ड नर्स हु इज assisting ask the new nurse to describe the step to be taken to complete the dressing change, which statement by the new nurse would indicate that further teaching is needed। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक जो जूनियर नर्स है या नर्सिंग ऑफिसर है, जूनियर नर्सिंग ऑफिसर, वो ड्रेसिंग चेंज करना चाहता है किसकी, सेंट्रल लाइन की, ठीक है। उसका असिस्ट कौन कर रहा है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर SNO। तो इसमें से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जूनियर नर्सिंग ऑफिसर से पूछता है कि भाई आप ड्रेसिंग चेंज कैसे करोगे, उसका कंप्लीटली आप स्टेप बताइए। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है कि जो वो जूनियर नर्सिंग ऑफिसर गलत बता रही है, मतलब उसको फर्दर उस जो पॉइंट बताएगी या जो स्टेटमेंट बताएगी उसमें इम्प्रूव की ज़रूरत है। मीन्स आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि गलत क्या है। देखो पहला पॉइंट है, आई विल वॉश माई हैंड बिफोर एंड आफ्टर द ड्रेसिंग चेंज। किसी भी प्रोसीजर से करने से पहले और बाद में हमेशा हैंड वॉशिंग करना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, राइट है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, आई विल आउट ऑन क्लीन ग्लव्स प्रायर टू रिमूव द ड्रेसिंग। देखो लग रहा है कि राइट है ये भी, लेकिन इसको अपन बाद में मैं डिस्कस करूंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए, आई विल आस्क द क्लाइंट टू टर्न हिज और हर फेस अवे फ्रॉम द ड्रेसिंग व्हाइल आई एम चेंजिंग। जब भी चेंज करते हैं ड्रेसिंग तो फेस किधर रखना है, साइड की तरफ रखना है, क्यों कि उसका कुछ भी सीरियस फ्लूइड अपने फेस की तरफ नहीं रहे। इट इज़ राइट, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल क्लीन द साइड विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बिफोर अप्लाइंग द न्यू ड्रेसिंग। जब नई ड्रेसिंग करेंगे उससे पहले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना है, प्रिवेंटो इन्फेक्शन और वाउंड हीलिंग जल्दी जितना जल्दी हो सके। ये भी राइट। तो रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग है आपका सेकेंड रॉन्ग क्यों है उसका मैं रीजन बताता हूँ कि ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो उस कंडीशन में आपको क्लीन ग्लव्स की जगह स्ट्रेट ग्लव्स लेना है। और वो जब आपकी ड्रेसिंग चेंज हो गई, ड्रेसिंग चेंज होने के बाद में जब आप वापस न्यू ड्रेसिंग करोगे उस कंडीशन में भी आप ग्लव्स का नया सेट लोगे, अदरवाइज जो पहले जो लिया था उसकी वजह से मोर इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ये सेकेंड ऑप्शन है गलत है। आप रेशनल को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक मैंने जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताया है वही रेशनल में मैंने डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। दिल्ली एम्स का बिल्कुल ये फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा रिट्रैक्टर के रिगार्डिंग दिल्ली एम्स हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आस्क करता है। तो आप अपने गूगल में जाके जितने भी रिट्रैक्टर है सभी रिट्रैक्टर का आप एक बार इमेज ज़रूर देखना, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जो ये इमेज दे रखा है, इमेज किसका है? ऑप्शन ए सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी ट्रेकियल डायलेटर, ऑप्शन सी कैट पो रिट्रैक्टर और ऑप्शन डी मोरिस रिट्रैक्टर। जो ये रिट्रैक्टर दे रखा है, रिट्रैक्टर कौन सा है? ये रिट्रैक्टर है मोरिस रिट्रैक्टर। तो डी राइट है। कौन सा है? डी राइट। अब मोरिस रिट्रैक्टर कहाँ काम आता है? मोरिस रिट्रैक्टर जब एब्डोमिनल की सर्जरी होती है उस कंडीशन में काम आता है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं जो एब्डोमेन वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए, मीन जब इंसिजन लगा रहे हैं या एब्डोमेन वॉल को क्लोज कर रहे हैं, उस दोनों कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो मोरिस रिट्रैक्टर स्पेशली एब्डोमेन सर्जरी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A nurse is caring for client suspected of having pulmonary embolism. The client arterial blood gas (ABG) result indicate respiratory alkalosis which finding support the diagnosis। देखो पहली कंडीशन तो कौन सी है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में क्या होता है? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। उसका रीजन बता दो कि जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा जो गैस एक्सचेंज होती है वो क्या रहती है? इंटरफेयर रहती है। उसकी वजह से क्या रहता है कि जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट रहेगा, और रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट रहेगा तो वो क्या करेगा? मोर ऑक्सीजन डिमांड करेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। अब आपको इसकी वैल्यू में देखना है तो सबसे पहले आप देखिए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। जब भी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस तो सबसे पहले आपको देखना है एल्कोलोसिस या एसिडोसिस। तो एल्कोलोसिस और एसिडोसिस के लिए कंडीशन क्या है कि जब भी एल्कोलोसिस और एसिडोसिस को फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है पीएच। जब ब्लड की जो नॉर्मल पीएच रहती है 7.35 to 7.45, ठीक है।
जब 7.35 से कम है मीन्स एसिडोसिस, जब 7.45 से ज़्यादा है मतलब एल्कोलोसिस। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो पहले तो आप देखिए इसी से निकाल लीजिए जो बाहर निकल सकते हैं। एल्कोलोसिस देखिए मीन्स पीएच 7.45 से ज़्यादा, तो ऑप्शन 2 निकल जाएगा और ऑप्शन 4 निकल जाएगा। अभी ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना एक एक। अभी आपके पास में कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 3। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी। जब भी रेस्पिरेटरी की बात आती है तो रेस्पिरेटरी के लिए जो इंडिकेटर है वो कौन सा रहता है, CO2 या PCO2, और मेटाबॉलिक के लिए क्या रहता है, बाइकार्बोनेट HCO3। तो इसमें क्या था, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस मीन्स PaCO2 भी क्या रहता है, लेवल गिरा हुआ मिलेगा, मतलब नीचे मिलेगा। नॉर्मली PaCO2 का लेवल कितना रहता है, 35 to 45। तो देखो यहाँ जो फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या PaCO2 कितना है, बढ़ा हुआ है, मतलब ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ए। अभी आप थोड़ा इसको और रेशनल की तरफ देख लीजिए और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है। पल्मोनरी इम्बोलिज्म इंटरफेरेंस विद गैस एक्सेस, द रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा करेगा और टिकेपनिया प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मीन्स देन रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। इस कंडीशन में क्या रहता है, जो पीएच रहता है नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ मिलता है और PaCO2 जो पीएच बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन PaCO2 क्या रहता है, लोअर मिलता है और HCO3 नॉर्मली है। तो ये क्या हो गया, ये राइट आंसर ए। अब सेकंड की बात करें तो जो सेकंड ऑप्शन है आपके सामने PaCO2 पीएच बराबर है, PaCO2 भी बराबर है, HCO3 भी बराबर है। तो कोई भी न तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, न चारों कंडीशन में से कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। फिर ऑप्शन सी पीएच 7.5 मीन्स क्या होगा, ये भी एल्कोलोसिस होगा, लेकिन कौन सा एल्कोलोसिस होगा, PaCO2 40 ये बराबर है और HCO3 28 मतलब बढ़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन थर्ड है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ऑप्शन डी की बात करें, 4 की बात करें तो 7.35 7.32 मीन्स क्या होगा, ये पीएच गिरा हुआ है मीन्स एसिडोसिस होगा और PaCO2 भी बढ़ा हुआ है तो एसिडोसिस। और कौन सा एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ऑप्शन बी नॉर्मल कंडीशन, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत एक नया क्वेश्चन है और इनोवेटिव क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन दिल्ली एम्स में आते हैं। देखो बिल्कुल इतना अच्छा क्वेश्चन है, एक 4th ईयर का चाइल्ड है, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसको थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ए 4-year-old child is brought to an emergency department by a parents. The parent stated to a nurse, "My child behavior is not right. I think some of my medication is gone." The parent hand the nurse the medication bottle. ठीक है, which action should the nurse take first? देखो एक बच्चा है जिसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है, ठीक है, और उसकी मदर कहती है कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं है और इसका मेरी जो सब मेडिसिन है इसमें से निकली हुई है, मतलब इसने खा भी सकते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 2 चीज़ थिंक करनी है, ये मेडिकेशन किसकी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इमेज को देखना है, ये क्या है, ग्लूकोजमाइड। ग्लूकोजमाइड क्या रहता है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट रहता है, मीन्स शुगर की दवाई है, ठीक है। आपको क्या करना है कि मदर क्या कह रही है कि भाई इसने कुछ टेबलेट खाई है और बोतल भी लेके आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये नहीं करना है कि आज द मदर हाउ मेनी टेबलेट द चाइल्ड में हैव टेकन, ठीक है, ये आप मदर से पूछना है कितने टेबलेट खाई है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकती है क्योंकि इतना आपको पूछना नहीं है, क्योंकि मदर को भी एग्जैक्टली पता नहीं है। तो सेकेंड है चेक द चाइल्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखो अगर रियली उसने टेबलेट खाई होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर देगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर रहेगा बी, मीन्स सबसे पहले आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करने के बाद में ग्लूकोज लेवल कम मिलता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि उसको ओरली ग्लूकोज देना है। अगर ओरली ग्लूकोज नहीं लेता है, अनरेस्पॉन्सिव कर रहा है या अपसेट है, उस कंडीशन में आप ग्लूकोकन IV लाइन से भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसका आप रेशनल भी देखिए, जो ग्लिमेजाइड है ये क्या रहता है, सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलयूरिया हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है और इसका जो एक्शन का जो ऑनसेट वो कितना रहता है, 15 to 30 मिनट्स में ये एक्शन करने लग जाता है और 1 to 2 आवर्स तक पीक लेवल रहता है और 24 आवर्स तक क्या रहता है, इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। अब चाइल्ड का बिहेवियर और प्रेजेंस ऑफ बोतल सजेस्ट करती है कि चाइल्ड ने मे भी कुछ टेबलेट खाई हो सकती है, कुछ लीव मतलब इनगेस्ट की हुई है या खा सकता है। उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना है।
ठीक है, क्योंकि मदर भी सोच रही है कि उसने कुछ मेडिकेशन खाई है। इसके बाद आप मदर से क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्वेश्चन करके आप इसके बाद में अगर आप पहले क्वेश्चन करने लगे तो आपका ट्रीटमेंट का डिले हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका शुगर लेवल को चेक करना है। इसके बाद दोस्तों कुछ मिशन के की पॉइंट हर बार अपन करते हैं कि इसके बाद में जो की पॉइंट आते हैं हर दिन 10 क्वेश्चन के साथ में 5 की पॉइंट। तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, राइट आंसर पैरोटिड ग्लैंड्स। लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, इन्फ्रेयर वेना केवा। लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट क्रेनियल इन ह्यूमन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन भी रहते हैं कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वेगस नर्व, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल। तो लॉन्गेस्ट कौन सा रहेगा, वेगस नर्व रहेगा और लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस क्या है, लॉन्गेस्ट का मतलब एक सिर्फ लंबी रहेगा, सिर्फ लंबी, और लार्जेस्ट का मतलब क्या रहता है, इसकी साइड में ब्रांचेस भी रहेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, ट्राइजेमिनल, और लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, वेगस नर्व। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि जो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जो कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन रहता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। ऑप्शन ए 2 से 14 डेज, ऑप्शन बी 1 से 7 डेज, ऑप्शन सी 3 से 21 डेज और ऑप्शन डी 4 to 28 डेज। तो राइट आंसर क्या है वो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और नेक्स्ट कल क्लास में लेके आऊँगा, उसमें इसका राइट आंसर भी आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में मिशन है नर्सिंग क्लासेज का स्टडी मटेरियल्स के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। ऑल टॉपिक, ऑल सब्जेक्ट आपको टोटली 4 बुकलेट में मिलेगा। आपको नोट्स, प्रिंटेड नोट्स रहेगा, आपको होम डिलीवरी करवा दी जाएगी। ऑल टॉपिक को इमेज और पॉइंट के साथ में गुड एक्सप्लेन को मिलेगा। जो ये 4 सब्जेक्ट है या जो 4 बुकलेट है ये टोटली नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट इंक्लूड रहेगा। इसके लिए नॉन टेक्नोलॉजी पार्ट का आपको ई बुक के रूप में मिलेगा, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। अगर आप अभी अपना ऑर्डर करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है और इसके साथ भी नंबर भी दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।